जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में। देखिए, हमारे जो फिलोसफर्स, थिंकर्स और सोशल रिफॉर्मर्स थे, उनमें अगर आप सिलेबस को देखें तो ये सबसे लास्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज हमारा पेपर 4 का पार्ट ए का यूनिट 1 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के। लेट्स स्टार्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय was a renowned political thinker, philosopher, and one of the foremost leader of modern India. देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे वो आधुनिक भारत के एक महान चिंतक थे। इसके अलावा दार्शनिक थे और राजनेता थे आधुनिक भारत के। ठीक है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक पॉलिटिकल थिंकर थे, फिलोसफर थे और लीडर थे। ठीक, मतलब ये एक महान चिंतक थे, इसके अलावा दार्शनिक और राजनेता भी थे। His philosophy, known as integral humanism, Ekatma Manav Darshan, was based on the idea that the true progress of society must be rooted in India's culture, values, and spiritual traditions, while also addressing modern social, economic, and political needs. देखिए, इनका जो दर्शन था वो एकात्म मानववाद के नाम से जाना जाता था। एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म, इनका जो दर्शन था वो एकात्म मानववाद, मतलब हिज फिलॉसफी नोन एज इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। ठीक है, इसके अनुसार किसी भी समाज में, ठीक है, किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है, ट्रू प्रोग्रेस ऑफ अ सोसाइटी, ठीक है, वो तभी संभव है जब वह अपनी संस्कृति, मूल्य और आध्यात्मिक परंपराओं पर आधारित हो तथा आधुनिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करे। ठीक, मतलब देखिए, सबसे पहली बात तो उनका जो दर्शन था वो क्या था? एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। ठीक है, और इसके अनुसार उनका मानना था कि किसी भी समाज की, एवरी सोसाइटी, जो उसकी वास्तविक प्रगति है, ट्रू प्रोग्रेस है सोसाइटी की, दैट इज पॉसिबल ओनली, ये तभी संभव है जब वह अपनी संस्कृति, कल्चर, इसके अलावा मूल्यों, वैल्यूज और आध्यात्मिक परंपराओं, स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस, ठीक है, इस पर आधारित हो। ठीक है, तथा आधुनिक सामाजिक, मॉडर्न सोशल, इकोनॉमिक, आर्थिक एंड पॉलिटिकल, राजनीतिक आवश्यकताओं को भी पूरा करे। ये उनकी फिलॉसफी थी। ठीक है, एकात्म मानववाद। At the heart of Upadhyay's thought was the belief that Western models of development, whether capitalism or socialism, were incomplete for India. देखिए, उपाध्याय जी का जो था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, उनका मानना था कि पश्चिम का जो विकास का मॉडल है, वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो पूंजीवादी हो, कैपिटलिज्म हो, या समाजवाद, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म या सोशलिज्म हो, ठीक है, ये भारत के लिए अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है भारत के लिए। ठीक है, तो उपाध्याय जी का ये मानना था कि पश्चिम के जो विकास मॉडल है, चाहे वो पूंजीवादी हो, कैपिटलिज्म हो, या समाजवाद हो, सोशलिज्म हो, ठीक है, वो भारत के लिए क्या है? अपूर्ण है। कैपिटलिज्म, ही आर्ग्यूड, focused excessively on profit and individualism, while socialism placed undue emphasis on the state and material equality. देखिए, उनका मानना था कि जो पूंजीवादी है, ठीक है, उनका मानना था कि जो पूंजीवादी है उसका जो है फोकस, वो सिर्फ और सिर्फ लाभ और व्यक्तिवाद पर आधारित है। मतलब उन्होंने ये कहा कि जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद, वो सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए और व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म, इस पर आधारित है। जबकि उन्होंने कहा जो समाजवाद है, वाइल सोशलिज्म, ठीक है,
जो समाजवाद है वो राज्य और भौतिक समानता पर अत्यधिक जोर देता है। ठीक है, मतलब बौद्धिक समानता, मैटरनल इक्वालिटी, मटेरियल इक्वालिटी, और जो राज्य है। ठीक है, तो उपाध्याय जी का ये मानना था कि जो अपना समाजवाद है ये राज्य और भौतिक भौतिक समानता पर आध्यात्मिक जोर देता है। ठीक है, और जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, दैट फोकस ओनली ऑन द प्रॉफिट एंड इंडिविजुअलिज्म। क्लियर? नेक्स्ट, neither system in his view could fulfill the holistic needs of human beings. Instead, he proposed integral humanism, which viewed man as a fourfold entity: body, mind, intellect and soul. देखिए, उनका मानना था कि उनके अनुसार अगर हम बात करें, दोनों ही मनुष्य की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। मतलब ना तो पूंजीवाद और ना समाजवाद, ये दोनों ही मनुष्य की संपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एकात्म मानववाद, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, इसको प्रस्तुत किया, जिसमें मनुष्य को शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के रूप में देखा गया। मतलब विच व्यूड मैन एज अ फोर फोल्ड एंटिटी: बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सोल। मतलब जो मनुष्य थे उनको शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के रूप में देखा गया। अकॉर्डिंग टू हिम, एनी फिलॉसफी और इकोनॉमिक सिस्टम that neglected the spiritual and cultural dimensions of man was inadequate. उनका मानना था, ठीक, देखिए उनका ये मानना था, जो हमारा समाज है उनके अनुसार जो भी दर्शन इन पहलुओं की उपेक्षा करता है वह अधूरा। मतलब उन्होंने ये बताया कि जो भी दर्शन इन पहलुओं की, जो ये पहलू हैं, ठीक है, इनकी अगर उपेक्षा करता है तो वो क्या है? अधूरा, इट इज इनकम्प्लीट। ठीक। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म emphasized that society is like a living organism, not merely a collection of individuals. ठीक, देखिए उनके हिसाब से अगर हम बात करें, ठीक है, तो उनका मानना यह था कि उनका समाज जीवंत शरीर की तरह माना उन्होंने। जो समाज है वो जीवंत शरीर की तरह, लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। ठीक, just as different organs of the body work in harmony, different section of society must also function with mutual respect and balance. उनका मानना था कि जिस प्रकार शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, ठीक है, वो सब मिलकर काम करते हैं। ठीक है, जो शरीर के विभिन्न अंग होते हैं वो सब जब मिलकर काम करते हैं, उसी प्रकार समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनको भी सहयोग और संतुलन के साथ चलना चाहिए, विथ म्यूचुअल रेस्पेक्ट और बैलेंस। ठीक है, मतलब जैसे हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं वो सब मिल करके और एक साथ काम करते हैं, ठीक है, वैसे ही जो समाज है हमारा, ठीक है, उसमें भी, ठीक है, सहयोग और संतुलन के साथ चलना है विभिन्न वर्गों को। सहयोग और संतुलन के साथ चलना चाहिए। पॉइंट्स नोट कर लीजिए। This vision rejected class struggle and promoted harmony between individual, society and nature. देखिए उनका ये जो दृष्टिकोण था, ठीक है, उसमें वर्ग संघर्ष का स्थान नहीं था। मतलब ही रिजेक्टेड क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष का स्थान नहीं था, बल्कि व्यक्ति, समाज और प्रकृति, इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेचर, इनके बीच में समन्वय पर इन्होंने बल दिया। प्रमोटेड हार्मनी बिटवीन इंडिविजुअल, सोसाइटी एंड नेचर, समाज, प्रकृति, ठीक, व्यक्ति, समाज और प्रकृति, इनके बीच समन्वय पर इन्होंने क्या किया? बल दिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। इकोनॉमिकली, उपाध्याय
एडवोकेटेड फॉर अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी रूटेड इन स्वदेशी प्रिंसिपल्स। देखिए, आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो उपाध्याय जी इस बात को लेकर वकालत करते थे कि स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर आधारित अर्थव्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया जिसमें स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, ठीक है, वो आधारित अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था का इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। उपाध्याय एडवोकेटेड फॉर अ सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी रूटेड इन स्वदेशी प्रिंसिपल्स। He believed that India should not blindly copy Western industrialization but develop its economy in a way that supported rural life, agriculture, small industry and local needs. देखिए, उनका मानना था, उनका विश्वास था कि भारत को पश्चिमी औद्योगिकरण की नकल नहीं करनी चाहिए। He believed India should not blindly copy Western industrialization. ठीक है, तो भारत को पश्चिमी औद्योगिकरण की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि कृषि, ग्रामोद्योग और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास करना चाहिए। मतलब कि जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रख करके विकास करना चाहिए। ठीक, सिर्फ पश्चिमीकरण के, पश्चिम का औद्योगिकरण की कॉपी नहीं करनी है, नकल नहीं करनी। His vision was not isolationist but aimed at self-sufficiency with global cooperation. देखिए, उनका जो दृष्टिकोण था, ठीक है, उनका जो दृष्टिकोण था वो सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं था कि हमें सब कुछ सिर्फ अपने अंदर ही करना है, आइसोलेट नहीं करना है हमें अपने आप को, या अकेला नहीं करना। मतलब हमें सेल्फ वो होना है, आत्मनिर्भर होना है, बट विदेशी कॉरपोरेशन के साथ, ग्लोबल कॉरपोरेशन के साथ। ठीक, तो उनका जो विजन था वो आइसोलेशनिस्ट का नहीं था। जैसे आज की डेट में अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता आए, लोग स्वदेशी सामान खरीदें। ठीक, लेकिन क्या उन्होंने विदेशी सामान बंद कर दिए? उन्होंने क्या विदेशी सामान पर रोक लगा दी? नहीं लगाई। वो भी है मार्केट में, लेकिन आप स्वदेशी खरीद सकते, ये उन्होंने कहा, तब आत्मनिर्भर बनेगा। ठीक, तो कहीं ना कहीं वो जो एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो विजन था वो आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी, वो उन्हीं विजन पर चल रहे हैं। आप अगर आप ध्यान से देखें तो एक तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो थे उनको भारतीय जनता पार्टी का एक तरीके से कहा जाए या जनसंघ का जनक कहा जाता है, जो आज भारतीय जनता पार्टी है। ठीक, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर मिलेगी। ठीक, तो ये फाउंडर थे एक तरीके से जनसंघ के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हूं या श्यामा प्रसाद मुखर्जी हूं। तो इसीलिए आप देखें तो उनका थॉट जो था वो आज भी फॉलो हो रहा है। अगर आप देखें तो सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी, आत्मनिर्भरता। आज हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना कि भाई हमें स्वदेशी का इस्तेमाल करना है, जिससे आत्मनिर्भरता है। समझ में आ रहा? Culturally, he stressed the importance of dharma not as religion but as the moral and ethical law that guides human action. देखिए, अगर हम सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो उन्होंने धर्म को राजनीति और जीवन का आधार माना। ठीक है, मतलब उन्होंने ये बात मानी कि धर्म जो है वो राजनीति और जीवन का भी क्या है, आधार है। फॉर हिम धर्मा वॉज द फाउंडेशन ऑफ बोथ इंडिविजुअल कंडक्ट एंड स्टेट पॉलिसी। उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो धर्म का अर्थ केवल संप्रदाय नहीं बल्कि नैतिक और आचारिक नियम है। ठीक है, मतलब धर्म जो है वो, पॉलिटिक्स इन हिज फिलॉसफी वॉज नॉट जस्ट अबाउट पावर बट ऑल्सो अबाउट सर्विंग द पीपल इन अकॉर्डेंस विद धर्म। ठीक है, देखिए उनके अनुसार राजनीति जो है वो सिर्फ सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है उनका, बल्कि धर्म के अनुसार जन सेवा होनी चाहिए। धर्म के अनुसार जन सेवा होनी चाहिए, उनका मानना ये था। पॉलिटिक्स इन हिज फिलॉसफी वॉज नॉट जस्ट अबाउट पावर बट अबाउट सर्विंग द पीपल इन अकॉर्डेंस विद धर्म। उनके अनुसार राजनीति सत्ता प्राप्ति का साधन नहीं है बल्कि धर्म के अनुसार जन सेवा होनी चाहिए। इन एसेंस
Pandit Deen Dayal Upadhyay's philosophy was an attempt to create a uniquely Indian model of progress, modern yet rooted in tradition, spiritual yet practical, individual centered yet socially oriented. देखिए संक्षेप में अगर हम बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो दर्शन है वो एक ऐसा भारतीय विकास मॉडल प्रस्तुत करता है जो आधुनिक भी है और परंपरागत मूल्यों से भी जुड़ा, मतलब जो परंपरागत मूल्यों से भी जुड़ा है और आधुनिक भी है। ठीक, इसके अलावा यह व्यक्ति और समाज दोनों के संतुलन विकास की बात करता है, व्यक्ति और समाज दोनों के संतुलन विकास की बात करता है और अंत्योदय अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति को उठाने को अपना लक्ष्य मानता है। इन्होंने क्या कंसेप्ट दिया था? His idea continues to inspire Indian politics and policy making, especially in the vision of Antyodaya, uplifting the last person in society. देखिए उनका जो दृष्टिकोण था, ठीक है, इनका मानना था कि व्यक्ति और समाज दोनों के बीच में, ठीक है, संतुलित विकास होना चाहिए की बात करता है। और अंत्योदय अगर हम बात करें मतलब अर्थात समाज के अंतिम व्यक्ति को उठाना, ये अपना लक्ष्य मानता है, को अपना लक्ष्य मानता है। समझ में आ रही है आपको? अंत्योदय, अपलिफ्टिंग द लास्ट पर्सन इन सोसाइटी। ठीक, तो ये थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ठीक, तो इसमें हमने इनका देखा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारत की पहचान उसकी सभ्यता और संस्कृति से होती है, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, स्वदेशी का प्रिंसिपल और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने करी। इसके अलावा एकात्म मानववाद, इस पे यकीन रखते थे, ठीक है, और धर्मार्जित राजनीति, नैतिक और आचार के शासन का आधार इन्होंने माना था। ठीक है, क्लियर है? ठीक, तो यहां पर आज हम अपनी क्लास को स्टॉप करते हैं। देखिए आज हमारा पेपर 4 पार्ट ए यूनिट 1 पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप इसको एक बार अच्छे से पूरा शुरू से लेकर के और अंत तक का पूरा लेक्चर अच्छे से सुन लीजिएगा, अच्छे से उसको समझ लीजिएगा। ठीक, आपका पेपर 4 का पार्ट ए की यूनिट 1 कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट क्लास से है वो हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, ठीक है, जिसमें हमें राष्ट्र निर्माण और मॉरल कॉन्सेप्ट, नेशन बिल्डिंग और मॉरल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने। ठीक है, इसमें हम राष्ट्र का देखेंगे कि राष्ट्र क्या होता है, फिर इसके अलावा राष्ट्र की क्या ताकतें हैं, उनके क्या पार्ट्स होते हैं, फिर हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके बारे में हमको पढ़ना है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, फिर हमें आर्म फोर्सेस के बारे में पढ़ना है, स्पाई एजेंसीज के बारे में पढ़ना है और उसके बाद फिर हम मोरालिटी पे आएंगे। ठीक, तो ये सब हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट उठता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ठीक है, आप एक बात जान लीजिए, जितने भी मैंने फिलोसफर्स या थिंकर्स बताए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देखें तो कोई ना कोई फिलोसफर या थिंकर आपसे पूछा जाएगा और वो बिल्कुल बाकायदा नाम लिख करके देंगे कि इनकी थिंकिंग के बारे में आप बताइए, इस फिलोसफर के बारे में बताइए। मैंने सारे फिलोसफर्स के बारे में कम से कम नहीं तो आपको इतने पॉइंट्स लिखा दिए हैं कि चाहे क्वेश्चन 7 नंबर का है चाहे 10 नंबर का है, आप आराम से लिख लेंगे। ठीक है, इवन 2 नंबर में भी आता है, ठीक है, तो भी आप 2-4 पॉइंट्स याद करके लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक, अगर आपको हमारी इस सीरीज से मदद मिल रही है एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।